हेलो स्टूडेंट्स, हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों का अध्ययन किया। आज हम जो तीसरा पॉइंट है उसकी शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का अध्ययन और अन्य शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो पहले आती है न्यायिक शक्तियाँ, है ना। तो राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किंतु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु महाभियोग के द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वो किसी भी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है और उसके उसको क्षमा भी कर सकता है, परंतु जिन्हें महाभियोग के द्वारा दंड दिया गया है उनको क्षमादान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को सर्व क्षमा अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान करने का अधिकार है, जैसा कि राष्ट्रपति जॉनसन ने 1868 में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया था जो गृह युद्ध में दक्षिण की ओर से लड़े थे। चौथा पॉइंट है राष्ट्रपति की शक्तियों का, राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी उसे बहुत अधिक शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उससे परामर्श करते हैं और उसके विचार पर सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। यदि राष्ट्रपति के दल के कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य भी अपनी इच्छा अनुसार करवा सकता है। ठीक है, यानी कि उसका संसद अमेरिकी कांग्रेस जो है उसमें पूरी तरह उसके दल को बहुमत प्राप्त हो तो वह न केवल कार्यपालिका बल्कि विधि निर्माण के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव या विधि निर्माण के क्षेत्र में भी अपनी इच्छानुसार विधि निर्माण करवा सकता है ना। पांचवा पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है वह अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसके कारण वह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय प्रतीक बन जाता है। अमेरिकी संविधान निर्माता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उनके द्वारा संगठित या एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर बिखरे हुए या कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अमेरिकी जनता की लालसा सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्रदान करने की रही और उनके द्वारा कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसी के द्वारा किया जाता है और कठिन एवं संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति उसी की ओर बुद्धिमत्ता तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए देखते हैं। इन सब बातों ने उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान कर दी है और उसे यह स्थिति न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने लिखा है कि समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है, तो उसे यह ध्यान रखना है कि अमेरिकी राष्ट्र का अन्य कोई भी राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है, केवल उसका उद्घोष ही राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा जीत लेने दो और कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। कई शक्तियों का संगठन भी उसे सरलता से नहीं हरा सकता। उसकी स्थिति राष्ट्रीय हो जाती है और वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि न होकर समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है ना। तो और वास्तव में जो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में
जो है उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है ना। बहुत से जो राष्ट्रपति जो साधारण राजनीति में साधारण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बहुत से शक्तिशाली राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं अपने व्यक्तित्व के कारण। लिंकन है, वुडरो विल्सन है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करते थे, और संकट काल में तो राष्ट्रपति पद की कोई सीमा ही नहीं रहती, है ना। तो इस तरह से जो है राष्ट्रपति एक जो तानाशाह की भांति नहीं, वरन एक प्रजातंत्रात्मक राज्य के सर्वोच्च प्रधान के रूप में कार्य करता है। उसकी शक्तियां जो हैं बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व और उसके नेतृत्व पर भी निर्भर करती है। कहाँ तक उसका दल की सरकार है, कहाँ तक उसको लोगों का समर्थन प्राप्त है, ये भी चीज़ें जो है वो उसकी शक्ति को निर्धारित करती हैं। अब हम देखते हैं इसी क्रम में कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के और क्या क्या कारण हैं, है ना। एक तो हमने यही देख लिया कि भाई उसका व्यक्तित्व ऐसा है ना, उसका नेतृत्व अच्छा हो, व्यक्तित्व अच्छा हो, नेतृत्व की शैली अच्छी हो, दल में उसका बहुमत हो, तो उसे जो है शक्ति में वृद्धि हो जाती है ना। तो इस पहला है, इसमें देखते हैं एक तो यही आ गया कि महान व्यक्ति हैं जो दूरदर्शिता और साहस के साथ राष्ट्रीय हित में कार्य करने वाले लोगों ने इसको पद की शक्तियों में वृद्धि की है। दूसरी है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई संवैधानिक व्याख्याओं ने भी राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाने का ही कार्य किया है। संविधान की अस्पष्टता या उसके मौन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या इस प्रकार से की है कि राष्ट्रपति को बहुमुखी शक्ति प्राप्त हो गई है। उदाहरण के लिए संविधान सार्वजनिक अधिकारियों की पदच्युति की विधि के संबंध में मौन है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक शब्दावली की उदार व्याख्या करते हुए मेयर्स नामक विवाद में मत प्रकट किया है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से ऐसे पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई व्याख्याओं ने राष्ट्रपति की पद की शक्तियों में वृद्धि की है। तीसरा है, राष्ट्रपति पद के प्रजातांत्रिकरण ने भी उसकी शक्तियों को बढ़ाने में योगदान दिया है ना। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति के निर्वाचकों का चुनाव जिस प्रकार से होता है और उसके बाद जिस प्रकार वे राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उसने एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप धारण कर लिया है। राष्ट्रपति पद के इस पूर्ण प्रजातंत्रीकरण के कारण राष्ट्रपति जनता का निर्द्वंद नेता और उसकी आकांक्षाओं का मूर्त प्रतिरूप बन गया है। जनता का जैसा विश्वास उसे प्राप्त है, वैसा अन्य किसी भी पदाधिकारी व संस्था को नहीं है। चौथा है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के महान विश्व शक्ति के रूप में उदय और अमेरिका द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लेने के कारण भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी राष्ट्र के अनेक उत्तरदायित्व हैं और ये उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। राज्य के कार्यक्षेत्र में होने वाली वृद्धि ने राष्ट्रपति की शक्तियों में किस प्रकार से वृद्धि की है, इसके संबंध में कई उदाहरण हम देख सकते हैं। 1791 में राष्ट्रपति वाशिंगटन ने 9 अपराधियों को क्षमा प्रदान की और 65 व्यक्तियों को संघीय पदों पर नियुक्त किया, लेकिन ट्रूमैन ने अपने कार्यकाल में एक वर्ष में 500 नागरिकों तथा 9,000 सैनिकों को क्षमा प्रदान की और 25,000 व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है उसकी शक्तियों में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, किस तरह से वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। पांचवा है, संविधान को लागू करने के बाद अमेरिकी राष्ट्र के समक्ष जो भी संकट आए, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शक्तियों में भारी वृद्धि की है। संकट काल में राष्ट्र के कुशल व सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होती है और यह नेतृत्व राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। लिंकन के शासनकाल में गृह युद्ध के कारण राष्ट्रपति को नवीन शक्तियाँ मिली। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध, 1930 के आर्थिक संकट, द्वितीय महायुद्ध और युद्धोपरांत शीत युद्ध ने राष्ट्रपति पद की शक्तियों को बढ़ाया। इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना करने से राष्ट्रपति पद की गौरव गरिमा भी बढ़ी है। संकट के समय राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं
संकट के समाप्त होने के बाद उनमें से अधिकांश को वापस ले लिया जाता है, किंतु समस्त शक्तियों को पूर्ण रूप से वापस लेना असंभव होता है। तो इस प्रकार उसके पास कुछ न कुछ अपनी शक्तियाँ शेष रहती हैं और उनके माध्यम से वो जो है उसके पद की शक्ति में वृद्धि होती है। 6वां पॉइंट है, वर्तमान समय में प्रशासनिक पेचीदगियां बढ़ जाने से कार्यपालिका आदेश की प्रवृत्ति का विकास हुआ है और इसने राष्ट्रपति को न केवल प्रशासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी शक्ति प्रदान की है ना। प्रदत्त व्यवस्थापन जिसे कहते हैं कि कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के पास जो है कानून निर्माण कार्य अधिक हो जाने के कारण वह यह कार्यपालिका को दे देती है ना। और इससे जो नवीन जो कानूनों का आविर्भाव होता है उसने भी जो है राष्ट्रपति की जो है शक्तियों में वृद्धि की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति में कई कारण रहे हैं जो वृद्धि हो रही है। और आज इस स्थिति के संदर्भ में स्ट्रोंग के शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्व के अन्य किसी भी संवैधानिक राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के समान व्यापक शक्तियों वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का विशद अध्ययन करा है और वह पूरे देश का नेता होता है। संपूर्ण देश का नेता होने के कारण उसके पीछे बहुमत की बहुत बड़ी शक्ति होती है जिनका वह उपयोग करके लोकहित में अपना बनाया काम कर सकता है। धन्यवाद।